हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट लेक्चर में हमने देखा था पावर सिस्टम 2 के हम जो पढ़ रहे थे, हमारा टॉपिक था स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी, दैट वाज आवर टॉपिक। सो स्ट्रिंग एफिशिएंसी में हमने देख लिया था कि एक्चुअली स्ट्रिंग एफिशिएंसी है क्या, उसका मीनिंग हमने समझ लिया था। और उसके अलावा हमने ये भी देख लिया था कि वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है ओवर द स्ट्रिंग या फिर अक्रॉस द स्ट्रिंग। अब हमको आज की इस वीडियो में, मैंने वैसे तो लास्ट लेक्चर में कहा था कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेशन करके नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं। जो हमने एक 3 डिस्क का एक डायग्राम बनाया था, आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हैं। उसका इक्विवेलेंट सर्किट था वो कुछ इस तरीके से था। इफ इट इज रिप्रेजेंट टू टावर, इसको हमने टावर के रूप में रिप्रेजेंट किया था। एंड दिस इज रिप्रेजेंट टू क्रॉस आर्म। एंड इफ अ कैपेसिटर इज फाउंड हियर एंड सेकंड डिस्क कैपेसिटर इज दिस एंड थर्ड डिस्क कैपेसिटर इज दिस एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अ कंडक्टर। इफ इट इज रिप्रेजेंटेड एज कंडक्टर, then a shunt capacitance या capacitor C1 is formed here and another shunt capacitor C1 is formed here and this is called self capacitance of disk that is represented by C। ये था हमारा इक्विवेलेंट सर्किट। इस वाले डिस्क के अक्रॉस, ये वाले डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज V1 कंसीडर किया था, इस वाले डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज V2 कंसीडर किया था और इस वाले डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज V3 कंसीडर किया था। V1 इसके अक्रॉस, V2 इसके अक्रॉस, V3 इसके अक्रॉस। I1 करंट सपोज यहां से डिस्क 1 से फ्लो हो रही है, I2 करंट डिस्क 2 से फ्लो हो रही है और I3 करंट डिस्क 3 से फ्लो हो रही है। लेट्स सपोज स्मॉल I1 करंट यहां फ्लो हो रही है, स्मॉल I2 करंट यहां फ्लो हो रही है। हम क्या करना चाह रहे हैं? हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो ये हमने ये नोटेशन दे दिया यहाँ पर। C1 क्या है? C1 इज द शंट कैपेसिटेंस, जो किसके बीच फॉर्म होता है? टावर एंड मेटालिक लिंक के बीच में। तो ये हमने बना दिया। अब हम क्या करना चाहते हैं? स्ट्रिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी क्या है? परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो यहीं पर इसी को बना देता हूं मैं, इसको लिख देता हूं परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज गिवन बाय पर फेज ऑपरेटिंग वोल्टेज, पर फेज ऑपरेटिंग वोल्टेज, per phase operating voltage divided by number of disk, that is n, into voltage of the disk nearest to conductor, nearest to conductor। ये हमने देख लिया था परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला मल्टीप्लाइड बाय 100। तो हमको एक्चुअली क्या करना है? V1, V2, V3 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि पर फेज ऑपरेटिंग वोल्टेज हमको निकालना है। तो यहां से हम देखें तो इसको सपोज करो हमने मान लिया नोड A, इसको हमने मान लिया नोड B। तो नोड A पे KCL एट नोड A, अगर हम लगाते हैं नोड A पे KCL तो क्या होता है? नोड A पे KCL लगाएंगे तो I2 इज इक्वल टू I1 प्लस I1 होगा। I2 क्या है? I2 होगा इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय इस डिस्क के अक्रॉस वोल्टेज डिवाइड बाय इस डिस्क का कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां से हम लिख सकते हैं इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है? V2 और डिवाइड बाय शंट कैपेसिटर, इस कैपेसिटर का रिएक्टेंस। तो XC इज इक्वल टू क्या होता है? 1/2 पाई FC। तो क्योंकि इसको डिवाइड करेंगे XC2 से, तो ये वाली टर्म कहां चली जाएगी? ऊपर, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं V2 इंटू 2 पाई को भी छोड़ो, ओमेगा से लिख देते हैं। 2 पाई लिखना पड़ेगा, बड़ा हो जाएगा। ओमेगा इंटू इसका कैपेसिटेंस कितना है? C। ओमेगा क्या है? इस कंडक्टर से जो सप्लाई है उसकी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू I1। I1 किसमें फ्लो हो रही है? यहां से I1 फ्लो हो रही है। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है? V1 इंटू ओमेगा, इसका भी कैपेसिटर कितना है? C प्लस I1। अब I1 यहां फ्लो हो रही है तो हमको यहां का और यहां का वोल्टेज डिफरेंस पता चल जाए। तो यहां का और यहां का वोल्टेज डिफरेंस कितना है? तो हम देख रहे हैं कि ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर दोनों किसमें कनेक्ट हैं? पैरेलल में कनेक्ट है। ये देखो, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला शंट कैपेसिटर दोनों आपस में पैरेलल में कनेक्ट हैं, इसलिए जो वोल्टेज इसके क्रॉस होगा सेम वोल्टेज विल बी अपीयर्ड अक्रॉस
दिस शंट कैपेसिटेंस। तो ये भी क्या हो गया, V1 इंटू ओमेगा C1, क्योंकि ये C1 तो ओमेगा इंटू C1। यहां से हम देखते हैं तो ओमेगा कट जाता है हमारा, ओमेगा कैंसिल आउट हो जाता है, V2 क्या बचता है, V1 C प्लस C1। यहां से हम क्या कर रहे हैं, हमने V1 हमने C कॉमन ले लिया, C कॉमन लिया तो क्या हुआ, ये 1 प्लस C1 डिवाइड बाई C, एंड C1 डिवाइड बाई C को हम एक फैक्टर K से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसको हमने लिख दिया, यहां C बचेगा, ये C से C कैंसिल आउट हो गया, V2 इज इक्वल टू 1 प्लस K इंटू V1। ये हमारे पास एक रिलेशन आ गया V2 और V1 के बीच में, V2 और V1 के बीच में एक रिलेशन आ गया 1 प्लस K इंटू V1, V2 इज इक्वल टू 1 प्लस K इंटू V1, एंड हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट कर दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, KCL एट नोड B पे लगाते हैं, KCL एट नोड B। नोड B पे KCL लगाएंगे तो क्या होगा, I3 इज इक्वल टू I2 प्लस स्मॉल I2। सिमिलर प्रोसेस यहां पर अप्रोच करेंगे तो V3 कितना, I3 कितना होगा, V3 इंटू ओमेगा C बराबर I2 कितना होगा, I2 ये वाला करंट है तो कितना होएगा, V2 इंटू ओमेगा C प्लस स्मॉल I2। स्मॉल I2 कहां है, यहां पर, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज अगर हम देखें तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना आ रहा है, V1 और V2 का सम, V1 और V2 का सम। यहां से चलो, यहां से गया और यहां पर आया, यहां तो अर्थ है क्योंकि यहां का वोल्टेज 0, तो V1 प्लस V2 का सम, तो V1 प्लस V2 इंटू ओमेगा C1। यहां से भी अगर हम देखें तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो V3 इंटू C इज इक्वल टू V2 C। फिर क्या करें हम, इन दोनों इक्वेशन में इसको खोल लो वापस, V1 C1 प्लस V2 C2, ये आ गया V3 इंटू C, यहां से C कॉमन ले लो तो क्या आ गया, V2 प्लस V1 C1 डिवाइड बाई C प्लस V2 तो रहेगा, C2 नहीं है बेटा, ये कितना है, C1 ही, C1 तो C कॉमन ले लिया तो ये भी हो गया C1 डिवाइड बाई C से C कैंसिल आउट हो गया, V3 इज इक्वल टू V2, ये इसको वापस लिखो, V2 प्लस V1 C1 डिवाइड बाई C क्या है, K, तो K प्लस ये भी K टू V2। यहां से लिखेंगे तो K V1 प्लस, इसको लिखेंगे 1 प्लस K V2, V3 इज इक्वल टू, हमारे पास ये रिलेशन आ गया, इसको हमने दे दिया इक्वेशन नंबर। तो हमारे पास दो रिलेशन आ गए, V2 इज इक्वल टू 1 प्लस K V1 और आ गया V3 इज इक्वल टू K V1 प्लस 1 प्लस K V2। यहां से हम एक और चीज, एक और एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, एज वी नो दैट V2 इज इक्वल टू 1 प्लस K इंटू V1। तो ये वाली इक्वेशन में आप रख दो, पुट द वैल्यू ऑफ V2 की वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में यहां से। तो अगर हम यहां से V2 की वैल्यू रखेंगे तो मैं इसको अब क्या कर रहा हूं, इधर वाले को मैं कर रहा हूं और रफ, तो ये मैंने इसको कर दिया है रफ, सिंपल कैलकुलेशन है। तो V3 इज इक्वल टू व्हाट वी विल गेट, K V1 प्लस 1 प्लस K और V2 की वैल्यू 1 प्लस K V1। यहां से करें तो K V1 प्लस, इसको ओपन करेंगे तो 1 प्लस K का होल स्क्वायर हो जाएगा, मैं खोल देता हूं डायरेक्ट, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2K प्लस K स्क्वायर इंटू V1। यहां से भी देखेंगे तो V1 दोनों में कॉमन है, तो यहां से इसको लिखेंगे, कॉमन ले लें, K प्लस 1 प्लस 2K प्लस K स्क्वायर और ये हो गया V1। तो यहां से हम देखेंगे तो 1 प्लस 3K प्लस K स्क्वायर इंटू V1 और ये हमारा आ गया V3 का फॉर्मूला इन द टर्म्स ऑफ V1 की टर्म्स में V3 का फॉर्मूला आ गया और इसको हमने बोल दिया क्वेश्चन नंबर 3। नाउ अब हमको क्या करना है वो देखना है, अब हमको ये वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करनी है, सिंपली हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट करनी है। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो हम क्या करें, इसको फिल अप करें, चलो इसको फिल अप करो। हमारे पास जो इक्वेशन हमारे काम की है, ये जो इक्वेशंस है
इस इक्वेशंस को हम रहने देते हैं, बाकी हम क्या करें, फॉर्मूले में वैल्यू को रख देते हैं। इसको भी रब कर दो। ओके चलो, कितना सिंपल अप्रोच है। अगर आप देखेंगे तो सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं। दो नोड पे सिर्फ केसीएल लगाना है और सोल्व करना है। अब पर फेज ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना हो गया, यहां से V1 प्लस V2 प्लस V3, इन तीनों का सम हो गया, इसका और इसका, तो इन तीनों का सम डिवाइड बाई नंबर ऑफ डिस्क कितनी है, 3 इंटू, ये n भी हो सकता है, जनरलाइज हम अगर इसको करेंगे तो n, यहां पर नंबर ऑफ डिस्क है 3 इंटू V3, ये V3। अब क्या करें, V1 प्लस V2 प्लस V3 को जोड़ो, तो ये V2 की इक्वेशन, ये V3 की इक्वेशन और V1 है इसे, तो हम जोड़ देते हैं सेपरेटली। V1 प्लस V2 प्लस V3 कितना आता है, इज इक्वल टू V1 की जगह V1, V2 की जगह कितना 1 प्लस के V1, तो मतलब V1 प्लस के V1, ठीक है। अब V3 को करो, तो V3 को करेंगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 3k प्लस के स्क्वायर इंटू V1। यहां से अगर हम देखें तो सब में V1 आ रहा है कॉमन, तो यहां से ले लो V1 कॉमन। अब क्या हो गया भैया, k की टर्म देखो, k की टर्म कितनी है, 1k और 3k, 4k। 1 की कोई टर्म है, ये 1 आएगा कॉमन लेंगे तो ये भी 1 आएगा कॉमन लेंगे, तो जैसे ही V1 कॉमन लेंगे तो ये 1 प्लस 1 प्लस k और प्लस 1 प्लस 3k, तो V1 जैसे ही कॉमन लेंगे, एक 1 ये बनेगा, एक 1 ये बनेगा और एक 1 ये है, तो कितने 1 हो गए टोटल, 3 1। तो 3 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 3 प्लस k की टर्म देखो कितनी है, 1 k की टर्म ये है और 3 k की टर्म ये है, तो 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितने, 4k प्लस k स्क्वायर की टर्म तो एक ही है, तो ये आ गया हमारे पास किसकी वैल्यू, V1 प्लस V2 प्लस V3 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V1। तो चलो भैया यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दो, यहां पर ये वैल्यू पुट कर दो, इसको करो कैंसिल आउट, यहां पर लिख दो V2 इज इक्वल टू 1 प्लस के V1, और अब यहां से जंप मार के यहां पर हम निकालेंगे परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू, तीनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है फ्रेंड्स, इन तीनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 इंटू V1 डिवाइड बाय 3, और V3 की वैल्यू कितनी आई, k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इंटू V1 से V1 कैंसिल, परसेंटेज में निकालेंगे तो इंटू 100। आप देख पा रहे हैं, तो परसेंटेज एफिशिएंसी इज कैलकुलेटेड एज k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 3 डिवाइड बाय 3 इंटू k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 इंटू 100। मीन्स हम इस इक्वेशन से क्या पता लगा सकते हैं, क्या समझ रहे हैं हम इस इक्वेशन से, हम इस इक्वेशन से ये समझ रहे हैं कि परसेंटेज एफिशिएंसी प्योरली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ k, एंड व्हाट इज k, देखो क्या है इसमें, परसेंटेज स्ट्रिंग एफिशिएंसी या स्ट्रिंग एफिशिएंसी प्योरली डिपेंड्स ऑन व्हाट, द वैल्यू ऑफ k, ओके, एंड k इज व्हाट, k इज C1 डिवाइड बाई C। C1 क्या है, शंट कैपेसिटेंस, जो किसके बीच फॉर्म हो रहा है, कैपेसिटेंस डिवाइड बाई सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क, सेल्फ कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क, कैपेसिटेंस ऑफ डिस्क का सेल्फ कैपेसिटेंस। तो परसेंटेज या हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रिंग एफिशिएंसी किस पे डिपेंड कर रही है, शंट कैपेसिटेंस की वैल्यू पे और सेल्फ कैपेसिटेंस की वैल्यू पर, ठीक है। इन दोनों पर किसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है, स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू डिपेंड कर रही है। अब आप ऐसा करो, इसको दो इक्वेशन नंबर 4, और इसको आपको क्या करना है, लर्न करना है। अगर आपको k की वैल्यू दे दी जाए तो डायरेक्ट k की वैल्यू पुट करो और आप क्या निकाल सकते हो, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ये 3 क्या है, नंबर ऑफ डिस्क है। तो जनरल अगर हम इसको करेंगे तो फॉर जनरल
ये 3 डिस्क के लिए है। कैलकुलेशन कितने डिस्क के लिए? 3 डिस्क के लिए। ध्यान रखना, ये जो परसेंटेज एफिशिएंसी आई है स्ट्रिंग एफिशिएंसी, ये 3 डिस्क के लिए है, तो इसलिए यहाँ पर 3 है। अगर ये 4 डिस्क के लिए होगी तो ये इक्वेशन चेंज हो जाएगी, इक्वेशन चेंज हो जाएगी फिर। ठीक है, तो 3 डिस्क के लिए सेकंड ऑर्डर इक्वेशन बन रही है, ये 4 डिस्क के लिए थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन बनेगी। तो मेरा कहने का सेंस ये है कि ये 3 डिस्क का फॉर्मूला है, इसमें 4 डिस्क वाला अप्लाई मत कर दे। अब आप इस इक्वेशन नंबर 4 में पुट k इज इक्वल टू 0, पुट k इज इक्वल टू 0। तो जैसे आप k इज इक्वल टू 0 रखो तो सही भैया, इसमें जैसे ही आप k इज इक्वल टू 0 रखोगे तो परसेंटेज एफिशिएंसी, स्ट्रिंग एफिशिएंसी, व्हाट विल यू गेट? k0, 40, ये सब 0, ये वाली टर्म 0, ये वाली टर्म 0, और तो ये वाली टर्म क्या बची? 3, नीचे 3, इससे मल्टीप्लाई करो, ये 0, ये 0, ये 1, तो ये हो गया 1 इंटू 100। भैया कितनी परसेंट स्ट्रिंग एफिशिएंसी? 100% एफिशिएंसी। तो आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि अगर k की वैल्यू 0 होती है, k की वैल्यू 0 होती है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी की वैल्यू 100% होती है। और 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मीनिंग क्या है? यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आया? अक्रॉस स्ट्रिंग मतलब इस स्ट्रिंग के अक्रॉस जितने भी वोल्टेज की ये लाइन होगी, ये कंडक्टर जितने भी पर फेज वोल्टेज यहां पर होगा इस कंडक्टर का, उसका इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यहां पर अप्लाई हो जाएगा। मतलब तीनों डिस्क के अक्रॉस जो वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेम होगा। यहां से हमने ये पता लगा लिया। ठीक है, ये चीज हमने यहां पर कैलकुलेट कर ली कि अगर k की वैल्यू 0 होती है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 100%। एंड 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी मींस व्हाट? 100% स्ट्रिंग एफिशिएंसी का मतलब होता है दोस्तों कि वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, अब एक चीज और देख लें, स्ट्रिंग एफिशिएंसी k की वैल्यू किधर अप्रोच करना चाहिए? 0 फॉर यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन कहां अप्रोच करना चाहिए? लिमिट k टेंडिंग टू 0, ऐसा लिख सकते हैं क्या? नहीं लिखेंगे, लिमिट तो नहीं लिखेंगे, थोड़ी मैथमेटिक्स हमको यहां नहीं डालनी। हमको तो यही समझ में आता है कि अगर k की वैल्यू 0 की तरफ अप्रोच करती है तो यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होता है या स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, 100% की तरफ जाती है। अब k की वैल्यू क्या है दोस्तों? k की वैल्यू है C1। कहां गया k की वैल्यू? k C1 डिवाइड बाय C। अगर ये वैल्यू रिड्यूस हो और ये वैल्यू इंक्रीज हो तो k की वैल्यू कहां जाएगी? इसकी वैल्यू डिक्रीज हो और इसकी वैल्यू इंक्रीज हो तो ये कहां जाएगी? वैल्यू 0 की तरफ जाएगी। C1 डिक्रीज हो और अगर C इंक्रीज हो है तो k की वैल्यू किसकी तरफ अप्रोच करेगी? 0 की तरफ। तो हम देखते हैं C का फॉर्मूला, समझते हैं C का फॉर्मूला। C क्या है? C क्या है? डिस्क का कैपेसिटेंस, डिस्क का कैपेसिटेंस। तो ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a अपॉन d। a अपॉन d क्या है? a तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया और d क्या है? इसके बीच की डिस्टेंस। वैसे ही C1 का फॉर्मूला क्या होगा? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r a1 डिवाइड बाय d1। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया प्लेट का और इसके बीच की डिस्टेंस d1। क्योंकि इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? एयर, तो इसमें हो जाएगी एप्सिलॉन r की वैल्यू 1। तो ये क्या बन जाएगा? इसका फॉर्मूला बन जाएगा एप्सिलॉन नॉट a1 अपॉन d1। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो C1 इज इक्वल टू हो गया एप्सिलॉन नॉट a1 d1। क्या करना है आपको? C को इंक्रीज करना है। क्या करना है? C को इंक्रीज करना है, C1 को डिक्रीज करना है। अब C को आपको किधर अप्रोच करवाना है? इसको इनफाइनाइट की तरफ। तो C कैसे बढ़ सकता है? या तो आप D को कम करो। D को कितना कम करोगे? D को कम करो, दैट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। और दूसरा क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो प्लेट का,
प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया बड़ा हो तो उसकी इस डिस्क की साइज क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। तो इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल बट इट इज पॉसिबल। कैसे? C1 को घटाना है तो D1 को बढ़ाना पड़ेगा। D1 को बढ़ाने का मतलब क्या है? D1 को बढ़ाने का मतलब ये है भैया कि इस क्रॉस आर्म की लेंथ को बढ़ा दो। क्रॉस आर्म की लेंथ को आप जितना बढ़ाओगे टावर से ये इधर वाली स्ट्रिंग उतनी ही दूर चली जाएगी। जैसे जैसे वो दूर जाएगी D1 की वैल्यू बढ़ेगी, D1 की वैल्यू बढ़ेगी तो C1 की वैल्यू घटेगी, C1 की वैल्यू घटेगी तो K0 की तरफ अप्रोच होगा। और जैसे जैसे K0 की तरफ अप्रोच होता है तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। तो पहला मेथड बन गया हमारा स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने का, क्या? बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म लेंथ। तो स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने का पहला मेथड हमने पढ़ लिया है, बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म लेंथ। तो हमारा दूसरा टॉपिक यही है, हाउ टू इंप्रूव द स्ट्रिंग एफिशिएंसी। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करने के मेथड। स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूविंग मेथड। किस तरीके से स्ट्रिंग एफिशिएंसी को हम इंप्रूव कर सकते हैं? उसका पहला मेथड है बाय इंक्रीजिंग द क्रॉस आर्म लेंथ। क्रॉस आर्म की लेंथ को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपके स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी। थ्योरी में लिखना है तो ये वाली चीज लिख लेना। सेकंड थिंग ये है कि बाय यूजिंग द ग्रेडिंग ऑफ इंसुलेटर की ग्रेडिंग को यूज करते हुए। इंसुलेटर की ग्रेडिंग का मतलब क्या है? देखो, आप इसको ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमको क्या करना है? ये V1 बराबर V2 बराबर V3 करना है। अब क्या हो रहा है? V1 बराबर V2 बराबर V3 करना है तो थोड़ी सी मेहनत और करें। चलो करते हैं, इसको भी करो रफ। अरे भैया ये तो बहुत सीधी सी चीज है। कैसे ग्रेडिंग करेंगे इंसुलेटर का? V1 की वैल्यू क्या होगी? I1 इंटू XC इसके क्रॉस इज इक्वल टू इसके करंट I1 इज इक्वल टू I2 इंटू XC इज इक्वल टू I3 इंटू XC। अब चूंकि I1 इज नॉट इक्वल टू I2 इज नॉट इक्वल टू I3, अगर I1 I2 के बराबर नहीं है, I3 के बराबर नहीं है, तो ये कभी XC ऐसी इक्वेशन कभी नहीं हो सकती। इसको क्या करना पड़ेगा हमको? XC डेज, इसको XC डबल डेज और इसको XC ट्रिपल डेज बनाना पड़ेगा। अब ये हो सकता है बराबर, इसलिए क्या है कि XC डेज इज नॉट इक्वल टू XC डबल डेज इज नॉट इक्वल टू XC ट्रिपल डेज। ठीक है, XC क्या है? 1/2 पाई FC डेज इज नॉट इक्वल टू 1/2 पाई C 2 पाई F भी लगा हुआ इसके डबल डेज इज नॉट इक्वल टू 1/2 पाई FC ट्रिपल डेज। ये तो कट गया भाई, सबको पता है। तो इसको क्या लिख सकते हैं कि इसको हम लिख सकते हैं कि C डेज इज नॉट इक्वल टू C डबल डेज इज नॉट इक्वल टू C ट्रिपल डेज। अगर हम अपना लें, ये चीज अगर हम अपना लें तो हमको क्या मिल जाएगा? ये वोल्टेज इसके अक्रॉस बराबर मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या है? ग्रेडिंग का मतलब क्या हुआ कि ये जो C है इसको बराबर नहीं बना। इसको इस तरीके से डिजाइन करना है डिस्क को अलग अलग कि एक का कैपेसिटेंस C डेज अगर I1 से मल्टीप्लाई होके C डेज ये वाली वैल्यू बने
तो C डबल डैश इतनी वैल्यू का हो कि क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। कुल मिला के बात क्या है समझने वाली, कि ये सेम वैल्यू के कैपेसिटेंस, सेम साइज की, सेम मटेरियल, तो ऑब्वियसली हम सेम ही यूज करेंगे, या फिर डिफरेंट मटेरियल भी हम यूज कर सकते हैं। तो इस ग्रेडिंग को यूज करते हुए हमको ये डिस्क की शेप बदलनी पड़ेगी, साइज बदलनी पड़ेगी, या फिर मटेरियल बदलना पड़ेगा, ताकि उसके कैपेसिटेंस की वैल्यू बदल जाए। इसको बोलेंगे ग्रेडिंग। और जो थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड है वो है बाय यूजिंग क्या बोलते हैं इसको, बाय यूजिंग गॉड रिंग्स। बाय यूजिंग गॉड रिंग्स, भूल गए भैया नाम ही। तो बाय यूजिंग गार्ड रिंग का यूज करते हुए भी हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज है कि गार्ड रिंग को यूज करते हुए हम किस तरीके से स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं, या फिर 100% इंप्रूव कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली दिस अप्रोच इज यूज्ड, इसको प्रैक्टिकली हम यूज करते हैं, इसको भी प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं, या कर सकते हैं, क्या करते हैं जनरली इसको, और इसको प्रैक्टिकली यूज करते हैं, जनरली इसको हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, तो चलो अब कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, गार्ड रिंग का यूज करते हुए किस तरीके से हम स्ट्रिंग एफिशिएंसी इंप्रूव करते हैं, वो हमको थोड़ा सा देखना है। चलो देख लेते हैं, इसको हटाते हैं। अब क्या करते हैं, गार्ड रिंग फ्रेंड्स कैसी होती है, ये जो कंडक्टर होता है, इसकी ये जो नीचे वाली मेटल लिंक होती है, उस मेटल लिंक से ये कंडक्टर यहाँ पर कनेक्ट होता है, वहीं से क्या होता है, एक इस तरह का वायर, जैसी मेटल, ये मेटल लिंक जिस मटेरियल का है, उसी मटेरियल का एक वायर इस तरीके से हम लगा देते हैं। इस तरीके से लगाते हैं तो ये भी एक मेटल, जिस तरीके से इधर एक मेटल, तो इसके बीच में भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाता है। सिमिलरली यहां भी एक कैपेसिटेंस फॉर्म हो जाएगा। इसकी वैल्यू को हमने बोल दिया Cx, इसकी वैल्यू को हमने बोल दिया Cy, इसकी वैल्यू को बोल दिया हमने Cx, और इसकी वैल्यू को हमने बोल दिया Cy। और यहां से सपोज Ix करंट फ्लो होता है, और यहां से सपोज Iy करंट फ्लो होता है। Ix करंट यहां से फ्लो होता है, Iy करंट यहां से फ्लो होता है। तो देखिए यहां अगर वापस नोड ए पे अगर हम केसीएल लगाएं, केसीएल एट नोड ए पे अगर हम क्या करते हैं, केसीएल लगाएं, केसीएल एट नोड है, ये कौन सा है, बाय यूजिंग गार्ड रिंग, इसको बोलते हैं गार्ड रिंग, GAURD, गार्ड रिंग। ठीक है, ये ऐसी होती है। ठीक है, तो केसीएल एट नोड ए यूज करेंगे, तो नोड ए पे केसीएल यूज करेंगे तो क्या होगा, I2 प्लस Ix इज इक्वल टू I1 प्लस I1 फॉर 100%, फॉर इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन, I1 इज इक्वल टू I2 होना चाहिए, फॉर इक्वल वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन I1 इज इक्वल टू I2 होना चाहिए। तो I1 इज इक्वल टू I2 कब होगा, जब Ix इज इक्वल टू I1 होगा। ठीक है, या फिर इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इफ Ix is equal to I1, then this will be cancelled out and I2 will becomes to equal to I1, and in this case V2 will becomes equal to V1। देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर हमने यहां पर एक केसीएल लगाया, तो केसीएल लगाया तो क्या बना, I2 प्लस Ix इज इक्वल टू I1 प्लस I1। अब अगर यदि Ix I1 के बराबर हो जाए, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगी, I2 इज इक्वल टू I1 हो जाएगा। जैसे I2 इज इक्वल टू I1 होता है, V2 इज इक्वल टू V1 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि जितनी करंट यहां से फ्लो होगी उतनी करंट यहां से फ्लो होगी। तो क्या होगा, इसका कैपेसिटेंस सेम है, तो दोनों के क्रॉस इक्वल वोल्टेज डेवलप हो जाएगा।
और यही हमको चाहिए, यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली यहां पर अगर हम केसीएल लगाएं तो केसीएल एट नोड बी पे केसीएल लगाएं, अगर हम नोड बी पे केसीएल लगाएं तो क्या होगा, I3 प्लस IY इज इक्वल टू I2 प्लस I2। ठीक है, इफ IY इज इक्वल टू I2 हो जाए तो I3 विल बिकम्स इक्वल टू I2, देन V3 विल बिकम्स इक्वल टू V2, और ऐसे V3 बराबर V2 बराबर V1 के हो जाएंगे और हमको यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा अक्रॉस द स्ट्रिंग इस तरीके से। लेकिन कब मिलेगा, जब Ix I1 के बराबर हो, IY I2 के बराबर हो। तो Ix I1 के बराबर हो और IY I2 के बराबर हो, उसके लिए ये Cx और Cy की क्या वैल्यू होनी चाहिए, वही हमको कैलकुलेट करना है कि what will be the value of Cx and Cy, what will be the value of Cx and Cy, value of Cx and Cy, so that Ix will becomes equal to I1 and Iy will becomes equal to I2। Ix I1 के बराबर कब होगा, Iy I2 के बराबर कब होगा, उसके लिए Cx की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, ये दोनों तो बराबर हो जाएंगे अगर Cx की वैल्यू हम कैलकुलेट कर ले। तो Cx की वैल्यू Ix बराबर I1 होना चाहिए, उसके लिए Cx की वैल्यू क्या होगी, तो कैलकुलेट करते हैं। Ix क्या है, Ix ढूंढो यहां से, ये रहा भैया Ix ये है रहा, ये वाला Ix की वैल्यू क्या है, ये। इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज का कितना है, इसका वोल्टेज प्लस इसका वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इस Cx कैपेसिटेंस के क्रॉस वोल्टेज कितना है, क्योंकि हमें Ix की वैल्यू निकालनी है। तो Ix की वैल्यू क्या होगी, यहां का वोल्टेज डिवाइड बाय इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहां का वोल्टेज कितना है, यहां का वोल्टेज अगर हम देखें तो ये इस पॉइंट को पकड़ना पड़ेगा और ये वाला इधर आना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां का वोल्टेज कितना होगा, यहां और यहां का सारा वोल्टेज सेम होगा, और यहां का वोल्टेज, तो यहां का तो होगा V2, इसका क्रॉस हमने पहले देखा ही था, इसका क्रॉस वोल्टेज था V2, इसका क्रॉस वोल्टेज है V1, यहां लिख देते हैं दोबारा, ये V1, ये V2 और ये यहां तक का V3। ठीक है, तो इस Cx के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, Cx के अक्रॉस वोल्टेज अगर हम चेक करें तो Cx के अक्रॉस वोल्टेज होगा इसके अक्रॉस वोल्टेज और इसके अक्रॉस वोल्टेज का सम। देख लो ना, इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का, तो इस पॉइंट को ये वाला को इधर, अगर हम इधर चले तो यही दो पॉइंट हो गए, और इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज कितना है, V2 प्लस V3। इसलिए Ix के लिए क्या लिख सकते हैं, V2 प्लस V3 डिवाइड बाई कैपेसिटिव रिएक्टेंस Cx का, और Cx का कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिखेंगे तो ओमेगा इंटू Cx, क्योंकि 1/ओमेगा C आएगा, तो ओमेगा इंटू Cx। और I1 का देखें तो I1 कहां फ्लो हो रही है, I1 यहाँ। इसका क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसका क्रॉस वोल्टेज है V1, तो V1 इंटू कितना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस ओमेगा इंटू C1, ओमेगा इंटू C1। अब चूंकि अगर Ix I1 के बराबर होगा तो उस केस में V1 बराबर V2 बराबर V3 होंगे, V1 बराबर V2 बराबर V3 होंगे। तो यहां पर इसको V1 की टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2V1 इज इक्वल टू, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, 2V1 ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, Cx की जगह Cx इज इक्वल टू ये इधर का V1 और ये हो गया C1, V1 से V1 हो जाएगा कैंसिल आउट, Cx की जो वैल्यू आई वो आ गई हमारे पास C1 डिवाइड बाई 2। तो अगर इतना कैपेसिटेंस Cx कितना, इस शंट कैपेसिटेंस का आधा अगर बनता है तो क्या होगा, Ix I1 के बराबर होगी और इक्वल यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो Cx की वैल्यू होनी चाहिए C1/2। ये हमने कैलकुलेट कर लिया। ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं प्योरली किस पे बेस्ड है, कंपटीशन एग्जाम के आंसर देने पे बेस्ड है, तो आप उसको समझ सकते हैं। वैसे ही Cy की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें कि Cy की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो Cy का भी देख लें। Cy के लिए क्या होना चाहिए, Iy बराबर I2 होना चाहिए, Iy बराबर I2। ठीक है, Iy ढूंढो कहां जा रही है, ये वाली। तो Iy कितना है, V3 इंटू ओमेगा
सी वाई इज इक्वल टू I2 कितना है, I2 ये वाला, और I2 में कितना वोल्टेज आएगा, V1 प्लस V2, तो ये हो गया V1 प्लस V2 टू ओमेगा C1। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट, V3 हो गया, और ये हो गया CY इज इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 प्लस V2 को क्या लिख सकते हैं, कुछ मिस किया क्या, IY के लिए इसके क्रॉस वोल्टेज V3 ओमेगा इंटू CY, I2 कहाँ है वोल्टेज, ये वाला, I2 वोल्टेज है ये वाला, तो इसके क्रॉस वोल्टेज कितना है, इसके क्रॉस वोल्टेज है V1 प्लस V2, सही है, V1 प्लस V2, तो V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा, अगर इसको V1 प्लस V2 इसको लिख सकते हैं हम V1 और V1, 2V1 इज इक्वल टू ये हो गया C1, तो CY इज इक्वल टू यहां से, चूंकि इसमें भी V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होंगे, तो V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3 होंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और CY की वैल्यू आ जाएगी 2C1। तो इस C1 से डबल वैल्यू होनी चाहिए किसकी, CY की। दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है, तो CY की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2C1, CY की वैल्यू होनी चाहिए 2C1, और ये कैलकुलेशन किए हमने 3 डिस्क के लिए, कितने के लिए, 3 डिस्क के लिए, और ऐसे ही n डिस्क हो तो, p डिस्क हो तो, n तो हमने टोटल नंबर ऑफ डिस्क है, तो ये था हमारा फर्स्ट नोड, ये था हमारा सेकंड नोड, तो फर्स्ट नोड का वोल्टेज फर्स्ट नोड के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू Cx निकाली हमने C1/2, जो शंट कैपेसिटेंस है उसका आधा, सेकंड के लिए कितना 2C1 उसका डबल। ऐसे अगर pth नोड के लिए अगर हमको निकालना है, वो कब निकलेगा, जब डिस्क की वैल्यू 3 से ज्यादा हो। तो अगर pth नोड के लिए अगर हमको pth नोड के लिए कैपेसिटेंस की, इस वाले कैपेसिटेंस की, गोल्ड रिंग से बनने वाले कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी हो फॉर pth नोड, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी PC1 डिवाइड बाई n माइनस p, PC1 डिवाइड बाई n माइनस p। n क्या है, p तो है pth नोड, और n है टोटल नंबर ऑफ डिस्क, टोटल नंबर ऑफ डिस्क। अगर हम इस फॉर्मूले में 3 डिस्क के लिए कैलकुलेट करें, तो पहले नोड के लिए p की वैल्यू 1, C1 की वैल्यू C1, टोटल नंबर ऑफ डिस्क 3, माइनस कौन से के, फर्स्ट नोड के लिए, तो कितना आ गया C1 डिवाइड बाई 2। ये हो गया 3 डिस्क के लिए, ये पहली कैलकुलेशन, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड का करें तो CY की, ये Cx की वैल्यू आ गई, CY की करें तो फर्स्ट नोड सेकंड नोड का मतलब 2, C1 की जगह C1, यहां पर कितना टोटल नंबर ऑफ डिस्क 3, माइनस p की वैल्यू कितनी 2, तो 2C1। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं pth नोड के लिए अगर n नंबर ऑफ डिस्क हो, तो n है टोटल नंबर ऑफ डिस्क, p है कौन से नोड का आप कैपेसिटेंस निकालना चाहते हैं जो गॉड रिंग की साइड से बन रहा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये कंप्लीट स्ट्रिंग एफिशिएंसी हमने पढ़ ली है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो आप नहीं कर सकते। स्ट्रिंग एफिशिएंसी से रिलेटेड हर एक चीज हमने देख ली है, और आप किसी भी लेवल का, किसी भी तरह का एग्जाम देंगे तो कोई सा भी न्यूमेरिकल आप अप्रोच कर सकते हैं, आइदर इट इज ऑब्जेक्टिव टाइप और इट इज सब्जेक्टिव टाइप। ठीक है, एक चीज थी जो छूट गई थी, वो मैं आपको यहां पर बता देता हूं। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो क्या होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन के केस में फ्रेंड्स हमने देखा था कि यहां पर 15 किलो वोल्ट आ गया था, जबकि डिस्क 11 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन है। यहां पर 12 किलो वोल्ट आ गया था, जबकि डिस्क 11 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन है। और यहां पर 6 किलो वोल्ट आ गया था, जबकि डिस्क 11 किलो वोल्ट के लिए डिजाइन है। तो ये अंडर रेटेड हो गई थी, ये दोनों ओवर रेटेड हो गई थी। ये दोनों क्या हो गई थी, ओवर रेटेड डिस्क फॉर 33 किलो वोल्ट लाइन, और ये कैसी हो गई थी, अंडर रेटेड, अंडर रेटेड। तो अब क्या होगा, जैसे ही किसी डिस्क के अक्रॉस हायर वोल्टेज डेवलप होता है तो उसके अक्रॉस हायर इलेक्ट्रिक
तो उसके अक्रॉस हायर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, या तो फ्लैश ओवर अकर्स होता है, फ्लैश ओवर, या फिर इंसुलेटर पंक्चर होता है। क्या होता है, या तो इंसुलेटर के अक्रॉस फ्लैश ओवर प्रोड्यूस होता है या इंसुलेटर पंक्चर होता है। ठीक है, अब ये दोनों ही टर्मिनोलॉजी क्या है, देखिए भैया, कोई भी जो इंसुलेटर है वो दो तरीके से फेलियर हो सकता है। कितने तरीके से, दो तरीके से फेलियर हो सकता है। ये किसकी वजह से होंगे दोनों, हायर वोल्टेज डेवलप होगा स्ट्रिंग के अक्रॉस, किसी भी इंसुलेटर डिस्क के अक्रॉस अगर हायर वोल्टेज डेवलप होता है, उसकी रेटिंग से ज्यादा वोल्टेज डेवलप होता है, तो उस केस में क्या होगा, फ्लैश ओवर होगा या पंक्चर होगा। किसका, उस इंसुलेटिंग डिस्क का। पंक्चर किसका, उस इंसुलेटिंग डिस्क का, या फिर फ्लैश ओवर होगा। तो जितने वोल्टेज पे फ्लैश ओवर होगा, अब ये फ्लैश ओवर क्या है वो मैं आपको समझा दूंगा, बट जितने वोल्टेज पे फ्लैश ओवर होगा उसको बोलेंगे फ्लैश ओवर वोल्टेज, जितने वोल्टेज पे पंक्चर होगा डिस्क का, मतलब अब पंक्चर से अभी आपको समझ में आ जाएगा, पंक्चर एक वर्ड अपने आप में समझा रहा है क्या होने वाला है, आप समझ गए होंगे, तो उसको बोलेंगे पंक्चर वोल्टेज। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं कि इंसुलेटर का फेलियर, इंसुलेशन का या इंसुलेटर का फेलियर दो कंडीशन से हो सकता है, एक मैकेनिकल कंडीशन हो सकती है, एक इलेक्ट्रिकल कंडीशन हो सकती है। मैकेनिकल कंडीशन क्या है भैया, उसको जोर से खींच दिया, उस पर टेंशन बहुत ज्यादा पड़ गया, मतलब क्या हुआ, आपने एक इंसुलेटिंग डिस्क यहां लगा रखी है, एक इंसुलेटिंग डिस्क यहां पर लगा रखी है, और ये जो ट्रांसमिशन लाइन का वायर यहां पर लगा हुआ है वो इतने वेट का रख दिया कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा इसका वेट हो गया। इस कंडक्टर की वजह से इस पे जो टेंशन लग रहा है वो टेंशन इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, इंसुलेटर फेलियर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली दूसरा कारण क्या है, इलेक्ट्रिकल कॉज भी होता है किसी भी इंसुलेटर का फेलियर होने का, और ये दोनों कारण इलेक्ट्रिकल के ही हैं, दोनों कारण इलेक्ट्रिकल के ही हैं। और किस तरीके से हैं, सपोज कोई इंसुलेटिंग डिस्क है, ये इंसुलेटिंग डिस्क है, ये इंसुलेटिंग डिस्क है, ये इंसुलेटिंग डिस्क है। ठीक है, हम तो ये सीधी सी इंसुलेटिंग डिस्क बना रहे हैं, ये इसकी मेटल। ठीक है, ये इस तरीके से भी और होता है, थोड़ा इस तरीके से जाके इंसुलेटर, मेरे से बन नहीं पाएगा एक्चुअली डायग्राम, पिन इंसुलेटर का डायग्राम शायद मैं बना लो, देख के एक मिनट, पिन इंसुलेटर का डायग्राम। ठीक है, चलो ठीक है, ये इस तरीके का बना लेते हैं, थोड़ा और ऊपर ग्रुप करके ये पिन इंसुलेटर का डायग्राम है। यहाँ से ये सपोज करो, ये यहाँ पे कंडक्टर लगा होता है, लेट्स सपोज दिस इज पिन इंसुलेटर, तो यहाँ पर क्या रखा हुआ है, कंडक्टर, और ये क्या है, मेटल लिंक, ये क्या है, मेटल लिंक। ठीक है, ये पिन इंसुलेटर है, यहाँ पर कंडक्टर रखा हुआ है। तो अगर इस पे इतना वोल्टेज प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि ये पिन है जो पोल के थ्रू ग्राउंड हो रही है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में अगर इतना वोल्टेज डेवलप हो गया, वो अगर एयर का ब्रेकडाउन कर दे, एयर का ब्रेकडाउन कर दे, तो एयर का ब्रेकडाउन कर देगा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेसेस है उसकी एनर्जी, जो ये वोल्टेज है उसकी एनर्जी किस में यूज हो गई, एयर का ब्रेकडाउन करने में। तो क्योंकि ये पॉलिश्ड सरफेस होती है, तो ये फ्लैश ओवर वोल्टेज क्या है, जब एयर का ब्रेकडाउन हो जाता है और आर्क इस तरीके से इंसुलेटर के बाहर से मेटल लिंक और इस कंडक्टर के बीच में आर्क एस्टेब्लिश हो जाती है, तो जिस वोल्टेज पे वो हो जाती है उसको बोलते हैं फ्लैश ओवर वोल्टेज। और इससे क्या होता है कि इंसुलेटर क्या होता है, डैमेज नहीं होता, इंसुलेटर डैमेज नहीं होता, वो बच जाता है, और ये कंटिन्यूअसली इसको हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पंक्चर क्या है, अगर आर्क है वो डायरेक्ट इंसुलेटर बॉडी से फ्लो हो गई, अगर आर्क इंसुलेटर बॉडी से डायरेक्ट फ्लो हो गई, तो उसके जितने वोल्टेज पे जो आर्क है इंसुलेटर बॉडी से डायरेक्ट फ्लो हो जाएगी, कंडक्टर से मेटल लिंक की तरफ अगर आर्क इंसुलेटर बॉडी से फ्लो हो जाती है जिस वोल्टेज पे, उसको बोलते हैं पंक्चर वोल्टेज। और अब भैया इंसुलेटर के अंदर से अगर आर्क पास आउट हो गई है, तो वो इंसुलेटर को कर देगी डैमेज, और हो गया इंसुलेटर का फेलियर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम पंक्चर वोल्टेज। पंक्चर वोल्टेज क्या है, उस वोल्टेज पर, जिस वोल्टेज पर जो आर्क मेटल और कंडक्टर के बीच फ्लो होगी, वो एयर को ब्रेक डाउन ना करके क्या हो जाएगी, एयर को तो कर ही देगी वो, पर इस इंसुलेटर बॉडी से भी फ्लो हो जाएगी, उस केस में वो इंसुलेटर को क्या कर देगी, डैमेज कर देगी, और हम इसको कंटिन्यूअस सर्विस में यूज नहीं कर सकते।
तो इसको बोलते हैं हम फ्लैश ओवर। आपको समझ में आ गया होगा और पंक्चर आपको समझ में आ गया होगा। और भैया इन दोनों के रेशियो को हम बोलते हैं सेफ्टी फैक्टर। सेफ्टी फैक्टर जो कि हम यूज करते हैं। तो सेफ्टी फैक्टर जो डेल होता है वो होता है फ्लैश ओवर वोल्टेज डिवाइड बाय पंक्चर वोल्टेज। पंक्चर उल्टा लिख दिया क्या मैंने? पंक्चर उल्टा लिख दिया फॉर्मूला। इन दोनों का नहीं होता फॉर्मूला, ये अपोजिट होगा। तो जो फ्लैश ओवर वोल्टेज होता है, सॉरी जो सेफ्टी फैक्टर होता है, इसको लिख लो 1 अपॉन सेफ्टी फैक्टर। 1 अपॉन सेफ्टी फैक्टर। जो सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला होता है सेफ्टी फैक्टर का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? पंक्चर वोल्टेज डिवाइड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? पंक्चर वोल्टेज डिवाइड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज। ये 1 अपॉन लिख दिया है मैंने भाई, ध्यान से रखना, पहले गलत लिख दिया था। तो 1 अपॉन सेफ्टी फैक्टर क्या, सॉरी सेफ्टी फैक्टर क्या होता है? सेफ्टी फैक्टर इज इक्वल टू पंक्चर वोल्टेज डिवाइड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज, और इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और पिन टाइप इंसुलेटर के लिए, पिन इंसुलेटर के लिए जो सेफ्टी फैक्टर की वैल्यू होती है डेल की लगभग बराबर 10 के होती है। और सेफ्टी फैक्टर डेल विल ऑलवेज ग्रेटर देन 1, हमेशा 1 से ज्यादा होगा, क्योंकि पंक्चर वोल्टेज हमेशा ही फ्लैश ओवर वोल्टेज से ज्यादा होगा। पंक्चर वोल्टेज हमेशा ही फ्लैश ओवर वोल्टेज से ज्यादा होगा। ये फॉर्मूला आप क्या करना, सेफ्टी फैक्टर बराबर पंक्चर वोल्टेज डिवाइड बाय फ्लैश ओवर वोल्टेज, इस तरीके से लिख लेना। तो ये एक और टर्म हमारी इंसुलेटर फेलियर से रिलेटेड छूट गई थी। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पूछ लेते हैं, तो ये क्वेश्चन छूट गया था, ये मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया है। और इस तरीके से स्ट्रिंग एफिशिएंसी का जो टॉपिक है वो कंप्लीटली हमने कवर कर लिया है। तो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। आप इस वीडियो को देखिए, समझिए, आपको समझ में आया तो अपने फ्रेंड्स को समझाइए और उनको इस वीडियो को देखने के लिए मोटिवेट भी कीजिए। अगर आपको समझ में आया, उनको समझ में आता है तो, और समझ में आता है तो शेयर भी कीजिए। ओके, थैंक यू।